राजेश और महेश मिट्टी ढोते हैं, रागिनी और माधुरी बर्तनों की फिनिशिंग देती हैं। तभी पिंकी कहती है, माँ क्या आप हमारे नए घर के लिए भी बर्तन बना रही हो? मुझे एक छोटा सा मटका चाहिए अपने लिए। हाँ बेटा, घर के लिए भी बना रही हूँ। अब हमारे पास सुंदर और नए बर्तन होंगे। और हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मटका जरूर बना दूंगी। तुम उसमें नदी से पानी भर कर लाना। शाम ढलने तक कई सारे गिलास, प्लेटें और कटोरे तैयार हो जाते हैं। यह सब देखकर माधव कहता है, चलो भाई, मिट्टी के बर्तन तो तैयार हो गए। सुबह जैसे ही इन पर धूप पड़ेगी ये सूख जाएंगे और कल शाम को हम इन्हें पकाने के लिए रख देंगे। बेटा, परसों हम इन बर्तनों को बेच पाएंगे। शाम हो चुकी थी, सब लोग थक गए थे। दोनों बहुएं मिलकर पत्थर के चूल्हे पर खिचड़ी बनाती हैं और केले के पत्तों पर सभी को परोसती हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने पत्तों से बने घर में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो लोग सुबह उठते हैं और बारी बारी करके नदी पर नहाते हैं। उसके बाद दोनों बहुएं जंगलों से कुछ फल तोड़कर लेकर आती हैं और सभी को खाने को देती हैं। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है और बर्तन धूप में अच्छी तरह सूख जाते हैं। माधव बर्तनों को देखकर कहता है, अब इन्हें पकाने की बारी है। राजेश, सूखी लकड़ियों और उपले को इकट्ठा करो, बिना पकाए ये बर्तन टूट जाएंगे। सब मिलकर लकड़ियां लाते हैं, बर्तनों को एक ढेर में सजाया जाता है और ऊपर से आग लगा दी जाती है। थोड़ी देर बाद माधव कुछ पके हुए जंगली फल लेकर आता है और कहता है, बच्चों, मेहनत रंग लाएगी, ये लो ताजे फल खाओ। सभी लोग एक और बार फल खाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और दोनों बहुएं खाना बनाकर सभी को परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए राजेश कहता है, यहाँ गांव से ज्यादा शांति है, गर्मी भी कम लगती है। ऐसा लगता है प्रकृति ने हमें गोद में ले लिया है। भैया, क्यों ना हम झोपड़ी की बाहरी सतह पर पानी छिड़क दें, इससे रात को और भी ज्यादा ठंडक महसूस होगी। राजेश नदी से पत्तों का डिब्बा बनाकर पानी लाता है और झोपड़ी पर छिड़कता है। वाष्पीकरण से झोपड़ी एकदम ठंडी हो जाती है। अब रात होने लगी थी। एक बार फिर बने हुए बर्तनों को पकाने के लिए रखना था। राजेश और महेश दोनों आग जलाने लगते हैं। ये देखकर माधुरी कहती है, ये आग जले रहने देना आप लोग, रात को जानवर फिर आ सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन आग थोड़ी दूरी पर जलाना। हमारी झोपड़ी के सारे पत्ते सूख चुके हैं। अगर एक भी चिंगारी लगी तो हमारी झोपड़ी जल सकती है। हाँ पिताजी, अब आप लोग अंदर जाइए, मैं आग जलाकर आता हूँ। सब लोग अंदर चले जाते हैं। महेश बाहर आग जला देता है और वो भी अंदर जाकर सभी के साथ सो जाता है। सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह करीब 4 बजे अचानक महेश चिल्लाता है, अरे जल्दी बाहर निकलो, उठो, आग लग गई है, हमारी झोपड़ी जल रही है, जल्दी करो। पूरा परिवार बदहवास होकर बाहर भागता है। चिंगारी से झोपड़ी के सूखे पत्तों ने आग पकड़ ली थी। देखते ही देखते उनकी मेहनत का घर राख होने लगता है। ये देखकर कमला रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? जो एक आसरा बनाया था वो भी जल गया। हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा? माँ जी घबराइए मत, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। झोपड़ी ही तो जली है, हम फिर से बना लेंगे। हमारा हुनर कोई नहीं जला सकता। सुबह होने पर माधव कहता है, राजेश, महेश, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें अब एक मजबूत घर बनाना पड़ेगा। हम यहाँ 3 साल रहने वाले हैं। हमें लकड़ियों और मजबूत बांस का इस्तेमाल करना होगा। बापू, बर्तन पककर तैयार हैं। हम इन्हें बेचकर पैसे लाएंगे और उससे रस्सी, तार और कुछ मजबूत सामान खरीदेंगे। तब तक आप लोग घर बनाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर लो। तुम लोग बर्तन बेचने बाजार जाओ, हम यहाँ घर बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करेंगे। हाँ, सबको अलग अलग काम करना होगा ताकि शाम तक छत तैयार हो जाए। राजेश और महेश बर्तनों को पुरानी फटी चादरों में बांधते हैं और बेचने के लिए निकल जाते हैं। माधव और बहुएं जंगल के अंदर मजबूत लकड़ियां ढूंढने जाते हैं। तभी बांस के पेड़ देखकर माधव कहता है, देखो, यहाँ बांस का झुरमुट है। ये बांस घर के आधार के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए इन्हें काटते हैं। माधव और रागिनी कुल्हाड़ी से बांस काटते हैं। पिंकी उन लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करती है और कहती है, माँ, मैं आपकी मदद कर रही हूँ ना, ये नया घर और भी मजबूत होगा। हाँ बेटा, तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। वो बेलों और लताओं का इस्तेमाल करके बांस को आपस में बांधते हैं और उन्हें नदी के किनारे लाकर रख देते हैं। इधर कमला ने बड़े बड़े सागवान और केले के पत्ते तोड़कर इकट्ठा कर लिए थे। वो सभी लोगों से कहती है, ये पत्ते पानी भी रोकेंगे और धूप भी। और हाँ, इस बार हम एक पक्की रसोई भी बनाएंगे। शाम होते होते बेटे भी वापस आ जाते हैं। उनके पास राशन, मजबूत तार और कुछ औजार हैं। राजेश कहता है, बापू, सारे बर्तन बिक गए। लोगों को हमारा काम बहुत पसंद आया। ये रहे पैसे और राशन। अरे अब चलिए, रात होने से पहले इस घर को खड़ा करते हैं। रागिनी खाना बनाती है, सब खाते हैं और फिर पूरी रात जागकर काम करते हैं। सुबह तक बांस और पत्तों का एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर तैयार हो जाता है। इस घर में 3 कमरे और एक रसोई है। सभी घर के अंदर जाते हैं। तब रागिनी कहती है,
देखो कितना ठंडा और हवादार घर बना है, अब हमें जानवरों का भी उतना डर नहीं लगेगा। और भाभी देखो ना, हमारी रसोई कितनी अच्छी बनी है। चलो हम यहाँ मिट्टी के बर्तन और राशन जमा लेते हैं। दोनों बहू मिलकर अपनी रसोई में लकड़ी और पत्तों से बने हुए मिट्टी के बर्तनों में राशन, मिर्च, मसाले भरकर जमा देते हैं और वहां पर मिट्टी से जोड़कर एक चूल्हा भी बना लेती हैं। ये सब करते हुए उन्हें दोपहर हो जाती है। दोनों बहुएं मिलकर अपनी रसोई में खाना बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं। तब कमला कहती है, हम सभी रात भर जागे हैं। ऐसा करते हैं कि 3-4 घंटे सो लेते हैं, फिर शाम को उठकर काम करेंगे। अब सभी अपने पत्तों के घर में चैन से सो जाते हैं। शाम को 4 बजे उठते हैं और नदी के किनारे बैठकर बातें करते हैं। तो माधुरी कहती है, जेठानी जी, क्यों ना हम यहाँ दोने और पत्तल भी बनाना शुरू करें। जंगल में पत्तों की कोई कमी नहीं है और बाजार में इसकी बहुत मांग है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम रहेगा। मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ दोने पत्तल का व्यापार भी हमें मजबूती देगा। फिर सभी लोग पत्तों को तोड़कर उनके दोने और पत्तल भी बनाते हैं और दोनों भाई उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। समय धीरे धीरे अपनी गति से बीत रहा है। माधव का परिवार अब जंगल के उस शांत वातावरण में पूरी तरह ढल चुका है। उनका पत्तों का घर अब किसी आलीशान बंगले से कम नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्यार और मेहनत की महक बसी है। चिलचिलाती धूप बाहर आग बरसाती है, लेकिन उनके घर के अंदर पत्तों की कई परतों की वजह से गजब की ठंडक रहती है। माधुरी और रागिनी ने मिलकर पत्तों से सुंदर सजावट भी कर दी है। आज सुबह से ही सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तभी राजेश कहता है, बापू, मिट्टी के बर्तन तो तैयार हैं, अब हम उन्हें ले जाकर बाजार जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ, संभल कर जाना। राजेश और महेश सामान लादकर बाजार की ओर निकल जाते हैं। दोनों भाई राजेश और महेश सामान सजाकर बैठे हैं। तभी वहां पर शोभना आती है और उन दोनों से कहती है, बेटा तुम लोग यहाँ कितने दिनों बाद दिखे, कहाँ रह रहे हो आजकल? प्रणाम शोभना चाची, हम ठीक हैं। बस गांव छोड़ना पड़ा तो हम नदी के किनारे जंगल में रह रहे हैं। वहां हमने अपना एक छोटा सा पत्तों का घर बना लिया है। जंगल में इस भयंकर गर्मी में तुम लोग वहाँ कैसे जी रहे हो बेटा? गांव के तो बहुत बुरे हाल हैं। हर तरफ सूखा पड़ गया है, कुएं सूख चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। गर्मी से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। शायद गांव वालों ने तुम्हारे साथ जो बुरा किया, ये उसी का फल है। कुदरत का कहर उन पर टूट रहा है। चाची, हमें किसी की बुराई से कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ सुकून से हैं। हमारी झोपड़ी पत्तों की है, इसलिए हमें गर्मी नहीं लगती। शोभना चाची, आप कभी आना हमारे घर पर, सभी को बहुत खुशी होगी। मैं जरूर आऊंगी बेटा। मुझे भी देखना है कि तुमने उस वीराने में अपनी दुनिया कैसे बसाई है। ऐसा कहकर शोभना वहां से चली जाती है। राजेश और महेश का सारा सामान कुछ ही घंटों में बिक जाता है। वो घर के लिए कुछ राशन और कमला के लिए दवाइयां लेकर वापस जंगल की ओर चल देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज शोभना कमला का घर ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। जैसे वो पास पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने बांस और पत्तों से बना एक बहुत ही सुंदर घर है। कमला शोभना और नैना को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे शोभना, तुम यहाँ? मैं तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। आओ आओ, अंदर आओ। शोभना कमला के साथ घर के अंदर जाती है और अंदर से घर को देखकर खुश होते हुए कहती है, कमला, ये क्या चमत्कार है। तुम लोगों ने तो इस जंगल को ही नंदनवन बना दिया है। इतना सुंदर और ठंडा घर है। गांव में तो पत्थर और ईंटों के घर आग उगल रहे हैं और यहाँ आते ही कलेजे को ठंडक मिल गई। पिंकी, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मिली। नैना, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। ये देखो, ये सब हमने पत्थर से बनाया है। पिंकी नैना को और कमला शोभना को पूरा घर दिखाती हैं। वो उसकी रसोई दिखाती हैं जो पूरी तरह पत्तों से ढकी हुई है और वहाँ मिट्टी के चूल्हे पर हांडी चढ़ी है। कमला कहती है, देखो शोभना, ये हमारी रसोई है। यहाँ हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते हैं। इससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और शरीर को ठंडक भी मिलती है। सच में कमला, तुम यहाँ बहुत सुकून से हो। गांव में तो लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद गांव की रौनक ही चली गई। तभी माधव कहता है, शोभना, सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। उन्होंने एक बेकसूर परिवार को बेघर किया, पर हमें उनसे कोई गिला नहीं है। यहाँ की शांति ने हमारे सारे जख्म भर दिए हैं। शोभना, अब आई हो तो बिना खाना खाए नहीं जाओगी। रागिनी, माधुरी, आज इनके लिए कुछ विशेष बनाओ। जी माँ जी, आज हम चूल्हे पर बना हुआ ताजा पोहा और जंगल के मीठे फल खिलाएंगे। रागिनी और माधुरी मिलकर चूल्हा जलाती हैं और गरम गरम पोहा बनाती हैं। वो पत्तों की थालियों में गर्मा गर्म पोहा परोसती हैं और नदी का शीतल जल पिलाती हैं और साथ ही फल भी परोसती हैं। शोभना बड़े चाव से खाना खाती है और कहती है,
वाह, ऐसा स्वाद तो गांव के बड़े बड़े भोज में भी नहीं मिलता। तुम लोगों की मेहनत और एकता ने इस जगह को स्वर्ग बना दिया है। खाना खाने के बाद शोभना नैना के साथ वापस चली जाती है। जैसे वो गांव की सीमा में प्रवेश करती हैं, हरीलाल की पत्नी चंपा उन्हें देखकर कहती है, शोभना, तुम कहाँ से आ रही हो और ये तुम्हारे हाथों में जंगल के फल कहाँ से आए? क्या तुम उस माधव के परिवार से मिलने गई थी? तुम्हें पता है ना कि गांव से निकाले गए लोगों से बात करना मना है। चंपा, इंसानियत किसी नियम की मोहताज नहीं होती। हाँ, मैं गई थी उनसे मिलने और मैं तुम्हें बता दूं, वे लोग तुमसे कहीं ज्यादा सुख और शांति में हैं। तुम यहाँ गर्मी में जल रही हो और उन्होंने जंगल में स्वर्ग बसा लिया है। अरे चुप करो शोभना, उन गद्दारों की तारीफ हमारे सामने मत करो। अरे गांव का नियम उन्होंने तोड़ा है तो उन्हें सजा तो मिलेगी ही। तुम अपनी जुबान को लगाम दो, वरना पंचायत तुम्हें भी सजा दे सकती है। सजा तो ऊपर वाला दे रहा है हरीलाल। देखो अपने चारों तरफ सूखा और आग जैसी गर्मी, ये सब तुम्हारे पापों का नतीजा है। शोभना ऐसा कहकर अपने घर चली जाती है। इधर जंगल में शाम का समय है। कमला पेड़ के नीचे उदास बैठी है। रागिनी और माधुरी उसके पास आती हैं। माँ जी, आप शोभना चाची के जाने की बात से बहुत चुप हैं। क्या बात है? क्या कुछ बुरा लगा? नहीं बहू, बात वो नहीं, बस आज अपनी बेटी शीतल की बहुत याद आ रही। जब से वो घर छोड़कर गई उसकी कोई खबर नहीं मिली। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। माँ का दिल है ना, चैन नहीं मिलता। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, शीतल दीदी जहाँ भी होंगी ठीक होंगी। कभी ना कभी तो वो अपनी माँ को याद करके खबर भेजेंगी ही। आखिर खून का रिश्ता इतनी जल्दी नहीं टूटता। माँ जी, वक्त हर जख्म को भर देता है। आज गांव वाले हमसे नफरत कर रहे हैं, पर देखना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और शीतल दीदी भी वापस आएंगी। रात हो जाती है। अचानक गांव की तरफ से आसमान लाल होने लगता है। भीषण गर्मी की वजह से गांव में आग लग गई थी। गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है। सभी वहां यहाँ भागने लगते हैं। ये भगवान, सभी के घरों में आग लग रही है, कोई तो पानी लेकर आओ, कहीं से तो आग बुझाओ। अरे चंपा, सरपंच जी सरकारी दमकल को कई बार फोन लगा चुके हैं, लेकिन वो कहीं और गया है और गांव में तो इतना पानी ही नहीं है कि हम आग बुझा सकें। भगवान ही जाने अब क्या होगा। गांव में हाहाकार मचा है। गांव की लपटें घरों को निगल रही हैं। गांव वाले पानी पानी चिल्ला रहे हैं। तभी सरपंच चिल्लाता है, अरे बचाओ बचाओ, मेरा घर जल रहा है। अगर आग नहीं रुकी तो पूरा गांव राख हो जाएगा। हाय राम, मेरी बेटी का दहेज, मेरा सारा अनाज सब जल गया, कोई तो मदद करो। तभी दूर से एक भारी सायरन की आवाज सुनाई देती है। एक बड़ी लाल गाड़ी जो किसी निजी संस्था की दमकल लग रही है, तेजी से गांव में घुसती है। गाड़ी से एक युवा जोड़ा उतरता है और फुर्ती से आग बुझाने के काम में जुट जाता है। शोभना भीड़ में चिल्लाती है, अरे देखो तो सही, ये तो शीतल है, माधव की बेटी शीतल, और उसके साथ उसका पति नीरज है। क्या ये शीतल है? अरे ये गाड़ी कहाँ से लाई? शीतल और नीरज बिना किसी की परवाह किए पानी की बौछारें छोड़ते हैं। शीतल पाइप संभालती और नीरज पंप चलाता है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। पूरा गांव राख होने से बच जाता है। तब शीतल कहती है, आप सब ठीक तो है ना? किसी को चोट तो नहीं आई? शीतल बेटी, आज तुमने हमें बचा लिया। अगर आज तुम और नीरज अपनी ये गाड़ी लेकर नहीं आते तो हम में से कोई नहीं बचता। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नीरज, तुम्हारे पिता और मेरे परिवार की दुश्मनी ने हमें अंधा कर दिया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि नफरत से बड़ी इंसानियत होती है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। सरपंच जी, दुश्मनी पुरानी पीढ़ियों की थी। हम और शीतल बस ये चाहते थे कि गांव में शांति रहे। हमने अपनी बचत से ये छोटी सी दमकल सेवा शुरू की है, क्योंकि हमें पता था कि गर्मी में सूखे गांव को खतरा है। पर शोभना चाची, मेरे माँ बापू कहाँ हैं? उनका घर तो वीरान पड़ा है। क्या वो सब गांव में नहीं है? बेटा, उन्हें पंचायत के फैसले की वजह से गांव छोड़ना पड़ा। वे सब जंगल में नदी के किनारे रह रहे हैं। बहुत कठिन समय देखा है उन्होंने। क्या मेरे परिवार को गांव से निकाल दिया गया? और वो भी मेरी वजह से। मुझे अभी उनके पास जाना है। नीरज, चलिए। रुको शीतल, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज हमें अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। माधव को वापस गांव लाने का समय आ गया है। पूरी पंचायत और शीतल नीरज की गाड़ी जंगल की ओर चल पड़ती है। नदी किनारे पहुंचकर वो उस सुंदर पत्तों के घर को देखते हैं। माधव बाहर खड़ा ये सब देख रहा है। माधव शीतल को देखते ही गुस्सा होते हुए कहता है, अरे तुम लोग यहाँ फिर क्यों आए हो? क्या यहाँ भी हमें चैन से नहीं रहने दोगे? निकल जाओ यहाँ से। शीतल, तू भी यहाँ से चली जा। तेरी वजह से मेरा घर उजड़ा, मेरी नाक कटी। मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। बापू,
मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, पर आज गांव वालों को अपनी गलती समझ आ गई। देखिए सरपंच जी खुद आए हैं। माधव, भाई शीतल सही कह रही है। आज इस बेटी ने पूरे गांव को जलने से बचाया है। जिस आग को हम अपनी नफरत से बुझा नहीं पाए, उसे शीतल की करुणा ने बुझा दिया। हमें माफ कर दो और वापस गांव चलो, वो गांव तुम्हारा है। सरपंच जी, गांव वापस जाने की अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। इस जंगल ने हमें वो दिया जो गांव नहीं दे पाया, सुकून। लेकिन अगर आप सब सच में अपनी गलती का पछतावा करना चाहते हैं तो मेरा एक सुझाव है। अरे बोलो माधव भाई, तुम जो कहोगे हम करेंगे। देखिए, हमने यहाँ सीखा है कि ये पत्तों का घर गर्मी में वरदान है। क्यों न हम पूरे गांव में ये तकनीक सिखाएं। और यहाँ जंगल में पत्तों की कोई कमी नहीं है। हम सब मिलकर दोने पत्ते का एक बड़ा कारखाना गांव में शुरू करेंगे। इससे हमारे गांव के गरीबों को रोजगार मिलेगा और हमें शहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये बहुत ही शानदार विचार है पिताजी। मैं शहर में इनकी सप्लाई का जिम्मेदारी लेता हूँ। वहाँ प्लास्टिक पर पाबंदी है, इसलिए इन पत्तों की बहुत मांग है। चलो, अब सब गिले शिकवे दूर हुए। मेरी बेटी वापस आ गई, मेरा परिवार फिर से एक हो गया। बुआ, आप अब हमारे साथ ही रहोगी ना? हाँ पिंकी, अब हम सब साथ रहेंगे। सारा परिवार और गांव वाले मिलकर सामान समेटते हैं। जैसे ही वो गांव की ओर कदम बढ़ाते हैं, अचानक मौसम बदलने लगता है। महेश कहता है, देखो काले बादल छा गए हैं। और ये ठंडी हवा, क्या बारिश होने वाली है? देखते ही देखते बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। महीनों का सूखा खत्म हो जाता है। गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। देखो माधव भाई, जैसे ही हमने अपनी नफरत छोड़ी और तुम्हें सम्मान दिया, भगवान ने भी अपनी खुशी जाहिर कर दी। ये प्रायश्चित की बारिश है। सच कहा सरपंच जी, जब दिल साफ हो और परिवार साथ हो तो कुदरत भी मेहरबान होती है। आज गर्मी भी खत्म हो गई और हमारे दिलों की नफरत भी। गांव में फिर से ढोल नगाड़े बजते हैं। अब कुम्हारों का गांव सिर्फ बर्तनों के लिए नहीं, बल्कि पत्तों के ठंडे घरों और सुंदर दोने पत्तलों के लिए पूरे जिले में मशहूर हो गया है।